गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं बेटा? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। टुडे नाउ डिस्कस इन प्रोसीडर्स। हमने कल टॉपिक पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेरिवेशन की जो संविधान सभा है उसकी कार्यशैली कैसी थी, कामकाज की शैली कैसी थी। आज पढ़ेंगे कि प्रोसीडर्स क्या थे। प्रोसीडर्स का अर्थ क्या होता है कि उसकी कार्य विधि कैसी है। प्रोसीडर्स में पढ़ेंगे। ये हमारा इस वीडियो से हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको सेकंड लेसन से स्टार्ट मिलेगा जो चैप्टर होगा। पहला है टॉपिक है प्रोसीडर्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वाज impeached in the mundane procedures of the assembly as well। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की Constituent Assembly had eight major committees on the different subjects। भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियाँ थी। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर दीज कमेटीज। उसने क्या बताया? आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र कुमार, सरदार पटेल या B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस कमेटी की कौन कौन अध्यक्षता करते थे। These were not men who agreed with each other or on many things। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कई बड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप भी लगाते थे। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इशूज। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरों से डिसएग्रीड थे। डिसएग्रीड बेटा असहमत थे। नेवरथलेस दे ऑल वर्क टुगेदर। फिर भी वे सब ने एक साथ मिलकर काम किया। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पार्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्ट टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा ने चर्चा की। Usually an attempt was made to reach consensus with the belief that provisions agreed to by all would not be detrimental to any particular interest। बताता है आमतौर पर यह प्रयास भी किया गया कि फैसले आम राय से हो और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। Some provisions were subject to the vote। कई प्रावधानों में यह निर्णय मत विभाजन करके भी लिया गया था। But in each instance, every single argument carried to concern was and respond to the great and in writing। The assembly met 166 days spread over 2 years and 11 months। Its sessions were open to the press and public alike। उसने क्या कहा कि ऐसे अवसरों पर हर सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया है। लिखित रूप से अगर हम जवाब दिया गया है तो 2 वर्ष 11 महीने अवधि में संविधान सभा की बैठकें हुई। लगभग 166 बैठकें हुई। 166 बैठकें जितनी भी बैठकें हुई वो लगभग 166 डेज हुई थी। थोड़ी गलती है यहाँ पर,
की जो बैठकें थी वो लगभग 166 दिन चली थी और इस सत्र में जितने भी अखबार थे और आम लोगों के लिए भी खुले हुए थे। आगे बताता है कि इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत कैसी थी। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली ए प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोसीड्स इट। कहता है कि लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background census on the main principle of the Constitution should enshrine। उसने क्या कहा, भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण है कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी, उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति नहीं होती जिन पर संविधान में रखा जाना था। दीज प्रिंसिपल वर फॉर ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ए फ्रीडम। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। In a way, the Constituent Assembly was giving a concerted shape and from the principle it had inherited from the national movement। इसी तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों के मूर्त रूप पर को आकार दे रही थी जो राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए गए थे। For decades preceding the promulgation of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the Constitution, the shape and form of the government, and should have the values it should uphold, the inequalities it should overcome। संविधान लागू होने से कई समय पहले, कई दशक पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर भी चर्चा हुई जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। जैसे एग्जाम्पल में क्या कहता है, उदाहरण के लिए कहता है कि भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए और हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए और कौन कौन सी इनइक्वालिटीज हैं जिसको दूर करना चाहिए। Answer for get in those debates were given their final form in the Constitution। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought of the Constituent Assembly in the object resolution, the resolution that defined the aims of the assembly moved by Nehru in 1946। आपको पहले ही बताया था कि क्या बताया था पता है आप सभी को कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिस सिद्धांतों को संविधान में लाया गया उस सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू जी द्वारा 1946 के पहला जो गोल्स था उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इसमें पहला पूछा जाता है कि जो फर्स्ट गोल था किसने रखा था, नेहरू जी ने। कब रखा था बेटा, 1946 में। कब रखा था? द रिसोल्यूशन encapsulated the aspirations and the values behind the constitution। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को भी परिभाषित किया गया था और what the previous section terms as a substantive provisions of the constitution is inspired by the summed up by the values incorporated of the objective resolution। इस प्रस्ताव में संविधान के सभी आकांक्षों मूल्यों को भी समाहित किया गया और पिछले भाग में जिससे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वास्तव में वे उद्देश्य प्रस्ताव में मूल्यों से प्रेरित होकर उनका सारांश हैं। Based the resolution constitution that give institutional expression of these fundamental commitments, equality, liberty, democracy, sovereignty and comparative identity। इस प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्रता, संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप से स्वरूप दिया गया है। Thus
Our constitution is not merely a image of a rules and the procedures but a moral commitment to establish a government that will fulfill of the many promise that the nationalist movement held before the people. हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की बुलबुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को दिए जाने वाले आश्वासनों को भी पूरा करेगी। अगला टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, अर्थात संस्थागत व्यवस्थाएं क्या थी। द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए गवर्नमेंट संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। The basic principle its government must be democratic and committed to the welfare of the people। मूल सिद्धांत यह रखा गया है कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध हो। The Constituent Assembly spent a lot of time on the evolving the right balance among the various institutions like the executive, legislature and the judiciary। संविधान सभा के ने शासन के भिन्न भिन्न अंग कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए भी विचार मंथन किया। दिस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फ्रॉम द फेडरल अरेंजमेंट। और उन्होंने क्या किया, संविधान सभा से संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को भी स्वीकार किया, विच वुड डिस्ट्रीब्यूट द गवर्नमेंट पावर बिटवीन द legislature and the executive on the one hand and between the state and the central government on the other hand। और उसमें क्या कहा, स्वीकार किया गया कि एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का भी वितरण करती है। While involving the most balanced government arrangement, the mark makers of the our constitution did not hesitate to learn from the experience of other countries। शासकीय संस्थानों के सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभव से कुछ सीखने से कोई भी संकोच नहीं किया। Thus the framers of the constitution were not averse to borrowing from the other constitutional tradition। उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण यह है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक और ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। और उन्होंने क्या कहा कि सो दी वर्ड नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने भिन्न भिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया, बट बोरिंग दीज आइडियाज वॉज नॉट स्लेविश इमिटेशंस। लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची या मानसिकता का परिणाम नहीं था, क्योंकि फॉर फ्रॉम इट each provisions of the constitution had to be defined on the grounds that it was suited to Indian problems and aspirations। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। इंडिया was extremely lucky to have a assembly interest the being a practically in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it their own। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारा संविधान सभा के संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर संपूर्ण विश्व सर्वोत्तम चीज़ों को भी ग्रहण किया गया है। अब उसके साथ में यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रिप्रेजेंटिंग प्रेसिडिंग द ओवर डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में चर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस लेसन के कुछ की पॉइंट्स भी हैं जो ऊपर हमने आए थे, जिसके लिए हमने छूट दिया था ये बाद में करने के लिए। मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रोलेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इंडिया इज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक,
भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया। दूसरा कहता है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ अरेस्ट लाइक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर द पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी ए पार्ट ऑफ द यूनियन। कहता है भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों और देशी रियासतों से बाहर के क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ भी बन गया। अगला पॉइंट कहता है टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनमस यूनिट द एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइंड टू द और वेस्टेड इन द यूनियन। संघ की इकाई स्वायत्त होगी और उन पर सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई थी। इसका फोर्थ पॉइंट है ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज ओवर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन शैल फॉलो फ्रॉम द पीपल। कि संप्रभु और स्वतंत्र भारत इसके संविधान की समस्त शक्तियों को भी स्रोत माना जाएगा। इसके ऊपर हमने टॉपिक था, इसमें पिक्चर थी इनहेरिटेड सेंस। शायद ये जो पिक्चर देख रहे हैं, कल भी बताया था कि इस पिक्चर को हमने डिस्कस करना था कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है। इसी पिक्चर में शो कर रहा है कि जो इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के जो सभापति हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं। उसने लिखा भी है द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रीटिंग ईच अदर, अर्थात एक दूसरे को अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि ये चैप्टर ये समाप्त हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, रीड करें और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम कल पढ़ेंगे जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट पढ़ेंगे। जो आपके राइट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, वो कल इसकी पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।